ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों परमाणु संरचना। प्यारे बच्चों, ये जो परमाणु संरचना जो है मैं आपको बताऊंगा, ये वन शॉर्ट होगा, अर्थात जो है इसमें जो है परमाणु के जितने भी मॉडल हैं बच्चों उनके बारे में हल्का हल्का आपको बताया जाएगा। ये आपने पहले भी पढ़े हैं और ये कक्षा 9 विज्ञान के छात्रों के लिए, कक्षा 11 क्लास 11th केमिस्ट्री के जो छात्र हैं और कक्षा 12 जो 12th क्लास है उनके फिजिक्स के लिए जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों लिए चलते हैं आपको परमाणु संरचना की ओर। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान देना पड़ेगा रदरफोर्ड। हम रदरफोर्ड से शुरू करते हैं बच्चों। रदरफोर्ड का मॉडल, ठीक है बच्चों। जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसको मैं शॉर्ट में जो है बच्चों आपको बताऊंगा। रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार जो उन्होंने नाभिक की खोज की, ठीक है बच्चों, ये परमाणु में जो है एक नाभिक होता है बच्चों, ठीक है। ये क्या है बच्चों? नाभिक। ये परमाणु का नाभिक हो गया है, ठीक है बच्चों। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमानों को हमने नगण्य मान लिया बच्चों, ठीक है बच्चों। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान एक छोटे से स्थान पर, एक छोटे से स्थान पर केंद्रित है, ठीक है बच्चों। जो उसका पूरा द्रव्यमान है वो एक छोटे से स्थान पर सेंटर्ड है, केंद्रित है, ठीक है बच्चों। और इसकी जो त्रिज्या है, ये जो स्थान है, ये है 10 की घात ऋण 15 मीटर। इतने स्थान पर जो है ये छोटा सा भाग है और परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान जो है इसी पे केंद्रित है बच्चों, ठीक है बच्चों। पहला पॉइंट मैं यहाँ पर बताऊंगा। दूसरा, यह धनावेशित भाग है, यह धनावेशित भाग है, ठीक है बच्चों। ये देखिए बच्चों क्या है? धनावेशित भाग है। अब जो है बच्चों रदरफोर्ड के अनुसार ये नाभिक के बाहर वृत्तीय कक्षाओं में, ये देखो बच्चों, वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है बच्चों। क्या कर रहे हैं? वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं और इनको घूमने के लिए, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, ये नाभिक का जो है इसका आवेश कितना हो जाएगा बच्चों? प्लस जेड ई, ठीक है बच्चों। इस नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन के बीच एक वैद्युत आकर्षण बल कार्य कर रहा है और वही इसको घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा है बच्चों। अब बच्चों मैंने बार बार आपको बताया है कि यहाँ पर जो है ये जेड ई क्यों आया है, ठीक है बच्चों, जेड ई। तो बच्चों हमने पहली भी वीडियो में आपको बताया था Q बराबर एन ई होता है। किसी भी पदार्थ पर कुल आवेश की जो मात्रा है वो क्या होती है बच्चों? एन ई के बराबर होती है बच्चों। अब यहाँ पर जो है ई इलेक्ट्रॉनों का आवेश है या जो है प्रोटॉनों का आवेश हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगर कुल आवेश ऋण आवेश निकालना है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश आ जाएगा और कुल धनावेश निकालना है तो बच्चों यहाँ पर प्रोटॉन का आवेश आ जाएगा, तो ये धन हो जाएगा। तो यहाँ n की जगह क्या बच्चों? n बराबर जो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या,
और ये परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, मैं आपको बताऊंगा। इसलिए n की जगह क्या आ गया, z आ गया, तो z ही हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, आप ध्यान देंगे, थोड़ा लंबी वीडियो बनने वाली है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर वो नहीं बताऊंगा आपको। इस नाभिक और इस इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला जो अभिकेंद्र बल है, सॉरी बच्चों, जो आकर्षण बल है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, वो आकर्षण बल कितना हो जाएगा, थोड़ा मैं वन शॉर्ट में बता दूंगा बच्चों, कूलाम के नियम के अनुसार। ठीक है बच्चों, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी बच्चों, आर हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और Q1 की जगह पर कितना है बच्चों, Q1 की जगह पर प्लस क्या है, जेड ही है। ठीक है बच्चों, और ये क्या हो गया बच्चों, वैसे प्लस नहीं लिखना बच्चों आपको, और ये ई है, और बट्टे कितना हो जाएगा बच्चों, आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये इस नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण बल है। अब इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए अभिकेंद्र बल, यही अभिकेंद्र बल दे देगा बच्चों। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, और ये देखिए बच्चों, इस प्रकार से जो है इसकी वेलोसिटी जो है v है, और इसका मास m है। तो इसमें क्या होगा, ये बल क्या दे देगा, अभिकेंद्र बल दे देगा, और इस बल का मान कितना हो जाएगा, mv² के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 2 आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, थोड़ा आगे लिए चलते हैं। अब जो है यहाँ पर जो है ये परमाणु का, ये जो परमाणु है, ये परमाणु है। ठीक है बच्चों, ये इसका नाभिक मैंने आपको बता दिया, और इसकी रेडियस, परमाणु की जो रेडियस है, परमाणु की त्रिज्या, परमाणु परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की जो त्रिज्या है वो हो जाएगी बच्चों 10⁻⁻10 मीटर। आप ध्यान देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, परमाणु की त्रिज्या कितनी होगी बच्चों, 10⁻⁻10, और नाभिक की त्रिज्या कितनी बताई बच्चों हमने, 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है बच्चों, अब जो है रदरफोर्ड का मॉडल जो है यहाँ पर फेल क्यों हो जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, रदरफोर्ड का मॉडल यहाँ पर फेल क्यों हो जाता है, मैं आपको शॉर्ट में जो है इसको बता रहा हूँ बच्चों। रदरफोर्ड ने जो है कहा कि नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है बच्चों, और घूम रहे हैं तो क्या होगा, जो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला जो वैद्युत आकर्षण बल है वो इसको घूमने के लिए अभिकेंद्र बल दे देगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही। ठीक है, लेकिन उन्होंने जो है बच्चों इन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा के बारे में नहीं बताया कि उनकी ऊर्जा कितनी होगी बच्चों। और एक सिद्धांत है, मैं आपको बता देता हूँ, वैद्युत गतिकी सिद्धांत के अनुसार क्या होगा, जो वैद्युत गतिकी सिद्धांत है, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ बच्चों आपको, आप ध्यान देंगे। वैद्युत गतिकी सिद्धांत, वैद्युत गतिकी, वैद्युत गतिकी सिद्धांत के अनुसार क्या होता है बच्चों, आप ध्यान देंगे, जो त्वरित आवेश है, ये देखो बच्चों, कोई भी जो है क्या है बच्चों, त्वरित आवेश है, त्वरित आवेश, कोई भी जो है त्वरित आवेश है। ठीक है बच्चों, वो क्या करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करेगा बच्चों। ठीक है, क्या करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करेगा, विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंग का उत्सर्जन करेगा। ठीक है बच्चों, आप ध्यान दे रहे हैं बच्चों, क्या होगा, उन्होंने जब ऊर्जा के बारे में नहीं बताया, तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन इन वृत्तीय कक्षाओं में बहुत तेज घूम रहा है, तो ये सिद्धांत क्या कहता है बच्चों, वैद्युत गतिकी सिद्धांत क्या कहता है कि त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करता है, और इसकी ऊर्जा, इसमें फोटोन होते हैं बच्चों, और इसकी जो ऊर्जा होती है बच्चों E=hν होती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो हैं इस वृत्तीय कक्षा में त्वरित घूमेगा, बहुत तेज घूमेगा, तो क्या होगा, वो अपनी ऊर्जा का क्षय करेगा, और जब वो अपनी ऊर्जा का क्षय करेगा
तो धीरे धीरे बच्चों जो हैं, अब मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, धीरे 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 बच्चों उसके नाभिक की उसकी जो है जो त्रिज्या है, जो परमाणु के बाहर वृत्तीय कक्षा की त्रिज्या है, इधर देखिए बच्चों, मैं इस प्रकार से बना सकता हूँ। देखिए बच्चों, ये नाभिक हो गया। अब क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रदरफोर्ड के अनुसार जो है क्या हो, उसने ऊर्जा के बारे में नहीं बताया। जब ऊर्जा के बारे में नहीं बताया तो बच्चों क्या होगा, त्वरित आवेश क्या करेगा, विद्युत चुम्बकीय तरंगों को उत्सर्जित करेगा और उसकी ऊर्जा कम होगी। और जब उसकी ऊर्जा कम होगी तो इस प्रकार से जो है बच्चों घूमते घूमते वो छोटी कक्षा बनाएगा और एक बार कहाँ गिर जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा बच्चों। किसके अनुसार, रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार। और क्या हो जाएगा, परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब जो है इसमें जो है बच्चों सुधार किया बोहर का सिद्धांत। अब मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूं बोहर का सिद्धांत। ठीक है बच्चों, अब बोहर का सिद्धांत आया, ये मैंने पहले भी आपको बता रखा है लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। अब बोहर का सिद्धांत जब आया तो बच्चों बोहर जी ने सबसे पहले यही समस्या सॉल्व की रदरफोर्ड की। ठीक है बच्चों, तो इनके जो है 3 पोस्टुलेट है बच्चों और मैं इन शॉर्ट आपको बता रहा हूं। पहला है इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमता है, उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है सभी कक्षाओं में नहीं घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, J जो होगा, इसको P भी लिखते हैं बच्चों, J भी लिख सकते हैं। J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, किसका पूर्ण गुणज बच्चों, h/2π का पूर्ण गुणज। ये देखिए तो पूर्ण गुणज मैंने n से गुणा कर दिया और इस n का मान क्या होता है बच्चों, 1 2 3 4 5 सो। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, और J को MVR भी लिख सकते हैं बच्चों, MVR। ठीक है बच्चों, MVR बराबर N इंटू h/2π। ठीक है बच्चों, ये आ गया बच्चों। M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, V इलेक्ट्रॉन का वेग है और R जो है जिस पथ में, जिस कक्षा में घूम रहा है उसकी रेडियस है बच्चों। ठीक है बच्चों, दूसरी बात जो है वो बताते हैं, इन शॉर्ट बता रहा हूँ बच्चों, ये इसको डिस्कस मैंने पहले भी कर दिया है। दूसरा उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है निश्चित ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में घूमता है। ठीक है बच्चों, निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में घूमता है। ठीक है बच्चों, और इन ऊर्जा स्तरों को उन्होंने कहा अचर ऊर्जा स्तर। ठीक है बच्चों, क्या कहा उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में घूमेगा और वो इन कक्षाओं में, मैं इसको लिख नहीं रहा हूं बच्चों, आप देखो, वो इन कक्षाओं में क्या करेगा, जब घूमेगा तो अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा। बच्चों समझ गए ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में घूमता है जिसको स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं, अचर ऊर्जा स्तर कहते हैं। और इनमें जब वो घूमेगा तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा। ये देखिए बच्चों, थोड़ा आपको बता देते हैं। इस प्रकार से नाभिक हो गया, ये पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा होगी,
ये तीसरी कक्षा हो गई और ये चौथी कक्षा होगी बच्चों। इसको हम K, L, M, N सो, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है दूसरी कक्षा, ये n बराबर 1, ये n बराबर 2, ये n बराबर 3 और सो ऑन, ठीक है बच्चों। मान लीजिए जो है वो क्या कर रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो है दूसरी कक्षा में घूम रहा है। तो इस कक्षा की ऊर्जा क्या है, फिक्स है, ठीक है। जब ये इस कक्षा में घूमेगा तो ये क्या करेगा, बिना ऊर्जा को खोए हुए ये निरंतर इस कक्षा में घूम सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन m में है तब इसकी भी ऊर्जा निश्चित है, इसने भी इसमें बिना ऊर्जा खोए हुए घूमना है। तो क्या हो गया बच्चों, रदरफोर्ड के जो मॉडल की कमी थी वो इसमें क्या हो गई है, दूर हो गई है, ठीक है बच्चों। और रदरफोर्ड जी ने एक चीज और कही थी, रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार परमाणु का जो स्पेक्ट्रम है वो सतत होना चाहिए, अर्थात परमाणु में सभी तरंग दैर्घ्य होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। बोहर के अनुसार जो है परमाणु में क्या होगा, जो स्पेक्ट्रम है वो सतत नहीं होगा बच्चों, क्योंकि जो है ये एनर्जी क्या है, फिक्स है यहाँ। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो है जितना एनर्जी गैप होगा बच्चों, ठीक है, हाइड्रोजन में ये गैप जो है यहाँ से यहाँ तक 10.2 है, ठीक है बच्चों। तो जितनी ऊर्जा होगी तो उतनी ऊर्जा का क्या करेगा, ये यहाँ से फोटोन उत्सर्जित करेगा, तो एक निश्चित तरंग दैर्घ्य आपको मिलेगा। तो परमाणु का जो स्पेक्ट्रम है वो सतत न होकर रेखीय है बच्चों। ये किसने कहा था, बोहर ने, और रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों में भी सुधार किया था, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों सॉरी बच्चों, ये दूसरा पोस्टुलेट हो गया, और तीसरा पोस्टुलेट जो है आपको अब बताते हैं बच्चों, देखिए इसके, ठीक है बच्चों। अब जो है बोहर का तीसरा पोस्टुलेट, ठीक है बच्चों, ठीक है। ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण कर किसी भी कक्षा में जा सकता है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों बोहर जी ने ये कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में घूम रहा है तो उसकी ऊर्जा फिक्स है और वो बिना ऊर्जा खोए हुए उस कक्षा में तदनंतर निरंतर घूमता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दूसरी कक्षा में नहीं जा सकता है, ठीक है बच्चों। क्या होगा, जब जो है परमाणु को बाहर से ऊर्जा दी जाएगी, ठीक है बच्चों, परमाणु को क्या देना है, बाहर से ऊर्जा देनी है। अब आप समझो बच्चों, इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में भी जाएगा बच्चों। देखिए बच्चों, ये परमाणु है, ठीक है बच्चों, इसी में तो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ठीक है। इसको आपने बाहर से ऊर्जा दे दी, इसको आपने क्या कर दी बच्चों, बाहर से ऊर्जा दे दी, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा, ये परमाणु उत्तेजित हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा, ठीक है। अब जो है क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन, अब ये देखिए बच्चों, ये देखिए मैं बना रहा हूं, ये उसकी जो है n बराबर 1, ठीक है, तो इसको k मान देता हूं मैं, k, ठीक है, n बराबर 2, l और m, ये मैंने वहां बता रखे बच्चों, यहां शॉर्ट बता रहा हूं, ये देखिए K, L, M, यही तो ये कक्षाएं हैं बच्चों। ये देखो बच्चों, जिन कक्षाओं को मैं इस प्रकार से बना रहा हूं, ये देखिए बच्चों, जिन कक्षाओं को मैं इस प्रकार से यहां बता रहा हूं गोल रूप में, यही जो है ये ऊर्जा स्तर है, ये ऊर्जा आरेख है बच्चों। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ है, K में है, परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिली, तो यदि जो है वो N1 और N2 के गैप के बराबर ऊर्जा मिली, तो वो कहाँ चला जाएगा बच्चों, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। ये निम्नतम ऊर्जा स्तर है, ठीक है बच्चों। यदि परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिलती है
तो वो क्या करेगा, किसी भी उच्च ऊर्जा, इसको प्रथम उत्तेजित अवस्था कहेंगे, इसको द्वितीय उत्तेजित अवस्था करेंगे, वो किसी भी कक्षा में चला जाएगा, लेकिन वहाँ 10 की घात 8 सेकंड ही वहाँ रहेगा। और फिर मान लीजिए वो यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है, वो जो है क्या कर सकता है, K से L में भी जा सकता है, K से M में भी जा सकता है। अगर M में गया, ठीक है बच्चों, चलो मान लीजिए L में गया, तो वहाँ कितना ठहरा, 10 की घात 8, फिर वापस आ गया। ये देखिए बच्चों, अगर वो M में गया तो 10 की घात 8 सेकंड ठहरा, फिर नीचे आ गया। जब नीचे आएगा, ठीक है बच्चों, जब नीचे आएगा तो वो क्या करेगा, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित करेगा, फोटोन को उत्सर्जित करेगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से देखिए बच्चों, माना इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया है, सॉरी बच्चों, यहाँ से यहाँ जाएगा तो फिर नीचे आ जाएगा, तो नीचे आते समय क्या करेगा, ये एक फोटोन को क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। ठीक है बच्चों, और इसी को आप क्या कहते हैं बच्चों, स्पेक्ट्रम कहते हैं बच्चों। तो बच्चों ये हो गया बोहर का भी मॉडल। ठीक है बच्चों, अब जो है थोड़ा सा बच्चों हम परमाणु के बारे में बता देंगे कि परमाणु का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है बच्चों, अब आपको धीरे धीरे जो है इस चैप्टर में इसके वो बता रहे हैं बच्चों। देखिए परमाणु, यहाँ पर जो है अब मैं आपको लिए चलता हूँ, ये तो मैंने मॉडल बता दिए, अब परमाणु की संरचना क्या है। ठीक है, ये तो मॉडल बता दिए बच्चों, हमने 2 मॉडल बता दिए और हम आपको फिर इसमें आगे बताते रहेंगे बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों, परमाणु है, मान लीजिए बच्चों, अब यहां पर जो है इसके 3 मौलिक कण हैं। ठीक है, 3 मौलिक कण हो गए, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों, ये ऋण, इस पर ऋणावेश है, इलेक्ट्रॉन पर क्या है बच्चों, ऋणावेश है। इसकी खोज जो है, इसकी खोज 1 नंबर में आपको आता है बच्चों। इसकी खोज जो है बच्चों जे टॉमसन, जे टॉमसन बोलो या थॉमसन बोलो, टॉमसन, जे टॉमसन ने इसकी खोज की बच्चों 1897 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, इसकी खोज क्या है, परमाणु की संरचना के लिए जो है हमने इसके 3 मौलिक कण बता रहा हूं बच्चों आपको। इलेक्ट्रॉन हो गया, ये ऋणावेशित है बच्चों। दूसरा हो गया प्रोटॉन, प्रोटॉन, ठीक है बच्चों, इस पर उतना ही धनावेश है, इस पर उतना ही धनावेश है जितना कि इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसकी खोज, इसकी खोज करने वाले जो वैज्ञानिक हैं बच्चों, वो आपको आ जाता है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की। ठीक है बच्चों, कब की बच्चों, 1919 में रदरफोर्ड ने इसकी खोज की। अब देखिए बच्चों, तीसरा जो मौलिक कण है जो नाभिक में होता है प्रोटॉन के साथ, वो होता है बच्चों न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चों, ये न्यूट्रॉन, ये जो है, ठीक है बच्चों, इस पर कैसा आवेश है, ये उदासीन है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उदासीन। ठीक है बच्चों, ये उदासीन है। ठीक है बच्चों, खोज किसने की इसकी, ये देखिए बच्चों, ये आपके नोट्स बने, इसकी खोज, खोज करने वाले जो वैज्ञानिक हैं बच्चों, वो हैं चैडविक। ठीक है बच्चों, किसने खोज की इसकी, चैडविक, चैडविक ने इसकी खोज की 1932 ईस्वी में। ठीक है, पहले तो इनका इंट्रोडक्शन में हमने आपको दे दिया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब क्या है कि ये प्रोटॉन जो नाभिक में, अब देखिए बच्चों क्या है, नाभिक में क्या है, नाभिक में क्या है बच्चों, परमाणु के नाभिक में क्या है बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, प्रोटॉन है, प्लस क्या है, न्यूट्रॉन है। ठीक है बच्चों, इन्हीं को न्यूक्लियॉन कहते हैं बच्चों, न्यूक्लियॉन।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही न्यूक्लियॉन कहते हैं, क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियस को बना रखा है बच्चों। ठीक है बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियस में रहते हैं और वृत्तीय कक्षाओं में क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। परमाणु उदासीन होता है बच्चों, परमाणु उदासीन होता है, उदासीन होता है, परमाणु उदासीन होता है। ठीक है, मैं प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देता हूं, क्यों? आप इसका उत्तर देंगे बच्चों। क्योंकि बच्चों इसमें उतना ही धनावेश है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसकी संख्या बच्चों? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब ध्यान दो, यहां पर हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि परमाणु उदासीन क्यों होता है। तो प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है, तो इसका कुल आवेश कितना है बच्चों? ठीक है बच्चों, ये हो गया प्लस QE। ठीक है बच्चों, है ना? और उतने ही क्या है बच्चों इसमें? माइनस QE। तो उतना ही धनावेश है और उतना ही ऋणावेश है, तो कुल आवेश कितना हो गया बच्चों? कुल आवेश कितना हो गया? 0। परमाणु का कुल आवेश, कुल आवेश, परमाणु का कुल आवेश कितना हो गया बच्चों? प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन, तो कुल आवेश तो Q बराबर क्या होता है? N ही होता है बच्चों। आपने ये फॉर्मूला जो है फिजिक्स में पढ़ रखा है, नहीं भी पढ़ा तो बच्चों आपको याद रखना है, किसी भी पदार्थ का कुल आवेश होता है Ne। ये क्वांटमीकरण, क्वांटलाइजेशन बताया था मैंने आपको, Q बराबर Ne। N आवेश है बच्चों, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ऋण आवेश है तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और धन आवेश है तो प्रोटॉन आ जाएगा। तो बताओ बच्चों कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस प्लस QE और माइनस QE, और दैट इज, ये दोनों कट जाएंगे, दैट इज 0। हो गया ना प्रूफ? परमाणु क्या है? उदासीन है। ठीक है बच्चों, परमाणु क्या है? उदासीन है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको आगे लिए चलता हूं बच्चों। अब बच्चों जो है हम आपको बता देते हैं कि मान लीजिए बच्चों यहां पर x कोई परमाणु है। ठीक है बच्चों, ये परमाणु कह दिया मैंने इसको। देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर जो है बच्चों इसका जो है Z इसका परमाणु क्रमांक है और A इसका परमाणु द्रव्यमान है। थोड़ा आप ध्यान देंगे बच्चों, Z क्या है? परमाणु क्रमांक। ठीक है बच्चों, A क्या है? परमाणु द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, अब यहां पर देखो, तो आप ये बताइए बच्चों, परमाणु का द्रव्यमान किसने बनाए हैं? नाभिक ने बनाए हैं। परमाणु का द्रव्यमान किसने बनाया बच्चों? नाभिक ने बनाया। अभी तो मैंने कह दिया ना कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान कहां होता बच्चों? नाभिक में होता है। और नाभिक में क्या होते हैं बच्चों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं बच्चों। प्रोटॉन, प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन क्या होते हैं? नाभिक में होते हैं बच्चों। और परमाणु, उसके बाद जो है जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है वही जो है क्या होते हैं? प्रोटॉन के होते हैं। उतने ही प्रोटॉन होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है बच्चों, उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। तो इसका मतलब हो गया कि प्रोटॉन बराबर Z, प्रोटॉन बराबर Z, इलेक्ट्रॉन भी Z, इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे बच्चों? Z हो जाएंगे। ठीक है, अब न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जो होंगे बच्चों वो क्या हो जाएंगे? हमने परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन किसी को भी आप घटा देंगे बच्चों। ठीक है, अब इधर देखिए बच्चों,
मान लीजिए जो है बच्चों हमारे पास ऑक्सीजन है, ये देखिए है ना, 8 और 16। ये मैं उदाहरण के द्वारा आपको बता देता हूँ, बहुत इजी है बच्चों। कक्षा 9 के बच्चों के लिए भी है बच्चों, ये कक्षा 11 के बच्चों के लिए भी है, और कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के बच्चों के लिए तो सामान्य टॉपिक है बच्चों, बहुत ही सरल और बहुत ही सामान्य टॉपिक है, आपको आ जाना चाहिए। देखो ये देखे बच्चों, ऑक्सीजन का केस ले ले तो इसमें प्रोटॉन कितने हो जाएंगे बच्चों, प्रोटॉन कितना हो जाएगा, जेड बराबर कितना है बच्चों, जेड बराबर 8 है और ए बराबर 16 है बच्चों। तो प्रोटॉन 8, इलेक्ट्रॉन 8, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों, इलेक्ट्रॉन भी 8, और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चों, न्यूट्रॉन क्या करेंगे, 16 में से 8 को घटा देंगे, 8 आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, फॉर एक एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया। ठीक है बच्चों, परमाणु के जो मौलिक कण है उनके बारे में बता दिया बच्चों। अब जो है बच्चों मैं आपको बता देता हूं, बोहर का एक फेल्योर है, बोहर का एक फेल्योर है कि उन्होंने जो है बोहर ने, अब मैं इस पॉइंट को इंडिकेट करता हूं बच्चों, जो बोहर मॉडल था बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, ये ध्यान देंगे बच्चों। आप देखिए बोहर ने, बोहर बोहर मॉडल में, बोहर मॉडल में प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा तो बताई, बताई ना बच्चों, बोहर ने प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा तो बताई कि वो तो फिक्स है, वो तो फिक्स है बच्चों, उसको हम हाइड्रोजन के लिए निकालते हैं बच्चों। ठीक है, बोहर मॉडल में प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा, बोहर मॉडल ने, ठीक है बच्चों, प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा तो बताई, लेकिन इलेक्ट्रॉनों का वितरण नहीं बताया बच्चों, इलेक्ट्रॉनों का वितरण, ठीक है बच्चों, नहीं बताया। वितरण समझ रहे हैं बच्चों, बोहर ने ये थोड़ी नहीं कहा कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे कक्षाओं में। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉनों का वितरण नहीं बताया, और नहीं बताया तो बच्चों ये उसकी कमी है ना, अगर नहीं बताए तो ये बोहर मॉडल की कमी है। और कमी जो है मैंने वहां जो है आपको बता दी थी बच्चों, बोहर ने कहा कि परमाणु के बाहर इलेक्ट्रॉन फिक्स ऊर्जा स्तर में घूम रहा है, उनकी ऊर्जा निश्चित है। ठीक है, प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा निश्चित है। ठीक है बच्चों, लेकिन बोहर साहब ने ये नहीं बताया कि इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो अब जो है बच्चों बोरबरी जो है इस वितरण को बताते हैं बच्चों। क्या है वैज्ञानिक के नाम, बोरबरी, बोर और बरी, बस ये दो वैज्ञानिक, बोरबरी का सिद्धांत। ठीक है बच्चों, बोरबरी का सिद्धांत। अब जो है ये क्या करते हैं, परमाणु के बाहर जो वृत्तीय कक्षाएं हैं उनमें अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का वितरण बताएंगे बच्चों। इनके अनुसार जो है प्रत्येक कक्षा में, प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर की दर से रहता है बच्चों। क्या होता है, प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का वितरण क्या होता है, 2n स्क्वायर की दर से होता है। n जो है कक्षाओं की संख्या है, 1 2 3 4 5 एंड सो। ठीक है बच्चों, मुख्य क्वांटम संख्या भी आप इसको कहते हैं बच्चों। तो k l m n o सो। ठीक है बच्चों, इस दर से जो है क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं ना बच्चों आप लोग, इस दर से जो है इलेक्ट्रॉन ने चक्कर लगाना है। अब देखिए बच्चों मैं आपको इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या
निकालता हूं बच्चों, ध्यान दीजिए, के एल एम और एन। चलो यहीं तक निकाल देते हैं बच्चों, ठीक है। पहले के निकालता हूं बच्चों, तो के में कितने, प्रथम ऊर्जा स्तर n बराबर 1, पहले इसी को निकाल देता हूं बच्चों। बताओ बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बच्चों, 2n। n की जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, 2n स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 एकम, तो 2 1 जा 2। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों। दूसरी कक्षा, तो ये 2 तो सबके लिए है बच्चों, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 2 जा 8। यहाँ पर n बराबर क्या हो गया, दूसरी कक्षा मुख्य क्वांटम संख्या है बच्चों, इसको कहते हैं। और बच्चों ये आपको केमिस्ट्री में पढ़नी है, आपको मैं केमिस्ट्री जब पढ़ाऊंगा तो इसको बता दूंगा बच्चों। n बराबर 3 में जाना है बच्चों हमने, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर कितने का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, 3 का स्क्वायर। ये देखो बच्चों आ रहा ना n, 1 2 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 2 जा कितना हो जाएगा, 18, ठीक है बच्चों। अब तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, n बराबर 4, ठीक है बच्चों। तो ये देखो 2 और यहाँ कितना आ गया 4, ये देखो 4 का वर्ग, ये आ रहा ना बच्चों 1 2 3 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ रहा है बच्चों। 4 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 16, 16 2 जा कितना हो जाएगा, 32। ये देखो बच्चों, अब इन्होंने इलेक्ट्रॉनों का वितरण बता दिया बच्चों, ठीक है बच्चों। अब जो है आगे आपको सोमरफील्ड का सिद्धांत बताते हैं बच्चों। हाँ बच्चों जो है आगे जो है यहाँ पर जो है, अब जो है आधुनिक विचार आने वाले हैं बच्चों, ठीक है बच्चों, आधुनिक विचार। अब देखो बच्चों, अब परमाणु के बारे में आधुनिक विचार, आधुनिक विचारन, मॉडर्न कॉन्सेप्ट आने वाले हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। क्या आने हैं बच्चों, मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ये देखो बच्चों, अब मैं जो है बच्चों आपको मॉडर्न कॉन्सेप्ट की ओर भी लिए चलता हूं बच्चों। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कहाँ सबसे ज्यादा है, ठीक है बच्चों। ये जो इनके अनुसार जो है बच्चों, ये देखिए बच्चों, ये के है, ये एल है, ये एम है और ये एन है, ठीक है बच्चों। ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा और ये चौथी कक्षा, ठीक है बच्चों। अब जो है बच्चों आधुनिक विचार के अनुसार जो है अब समरफील्ड का सिद्धांत यहाँ से आता है और आगे अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है बच्चों। अब जो है ये विचार दिया गया कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कहाँ सबसे ज्यादा है, इस कोष के अंदर। ये बच्चों क्या है, कोष, कक्षा, इनको क्या बोलेंगे, कक्षा, ठीक है बच्चों। सेल, ये सेल हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन इसके अंदर भी बहुत कुछ मिलने वाला है बच्चों आपको, ठीक है बच्चों। वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार ये कहा जाता है कि जो सेल है उसके अंदर भी सब सेल हैं, उपकोष, इसके अंदर क्या है बच्चों, उपकोष हैं। प्रत्येक सेल के अपने क्या है, सब सेल हैं बच्चों, क्या है बच्चों, अपने सब सेल हैं। और उन सब सेलों को क्या कहते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं बच्चों, इधर लिख देता हूं बच्चों, यहां पर लिख देता हूं, उनको कहते हैं एस पी डी और एफ, ये कहते हैं बच्चों इनको। एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। अब मैं यहां पर लिखूंगा नीचे। और पहली कक्षा में एक ही उपकोष होता है, दैट इज 1s, और तो इलेक्ट्रॉन 2, ये देखिए बच्चों। दूसरी कक्षा में
दो उपकोष होते हैं बच्चों, 2s और 2p। s में 2, p में 6, दोनों को जोड़ दो। ये देखो बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन, कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। यहां पर कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों? 2 धन 6 बराबर 8। आया तो था बच्चों, दूसरी कक्षा में 8 होंगे। तीसरी कक्षा में 3 उपकोष हैं बच्चों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 3s2, 3p6 और 3d10, ठीक है बच्चों। 10 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए। टोटल इलेक्ट्रॉनों को हमने जोड़ा तो कितना हो गया? 2 धन 6 धन 10, तो 18 हो गए बच्चों, जो तो हमने पहले बताए हैं कि LM उसके द्वारा 2n स्क्वायर की दर से। चौथी कक्षा जो होगी बच्चों, चौथी कक्षा जो होगी, चौथी कक्षा में 4 उपकोष हो जाएंगे बच्चों। तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 4s2, 4p6, 4d10 और 4f14, ठीक है बच्चों। अब हमने इसको सबको जोड़ा तो कितना हो जाएगा बच्चों? 2 धन 6 धन 10 धन 14, ठीक है बच्चों। अब ये कितना हो जाएगा बच्चों? 8, 18 और 14 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब जो है, अब हमने इस प्रकार से बता दिया, S में 2, P में 6, D में 10, F में 14, ठीक है बच्चों। इनको क्या कहा बच्चों? इनको कहा उपकोष। कोष के अंदर उपकोष, सबसेल, सबसेल, ठीक है बच्चों। इनको क्या कहा? सबसेल। तो और K, L, M एंड सो ऑन, ठीक है बच्चों। इसमें कितने थे? 2, 8, 18, 32 ये थे। इनको क्या कहा बच्चों? कोष। क्या कहा? कोष या क्या कक्षा, कोष या कक्षा, सेल, ठीक है बच्चों। आ गया, ठीक है बच्चों। कोष के अंदर उपकोष हैं, फिर उपकोष के अंदर कक्षक हैं, इसके अंदर भी कक्षक हैं बच्चों। ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, ध्यान दो बच्चों, केमिस्ट्री का पोर्शन भी है और फिजिक्स का भी पोर्शन है। तो एक प्रकार का सामंजस्य आपको बैठाना है बच्चों। फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक सामंजस्य वाला चैप्टर आज आप पढ़ रहे हैं और मैं आशा करता हूं बच्चों आप जो है इसका लुत्फ उठा रहे होंगे। बहुत इजी चैप्टर है। कक्षक या ऑर्बिटल, प्यारे बच्चों, यहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती बच्चों। कक्षक में, कक्षक में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है, ठीक है बच्चों। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन एटम कहाँ होती है बच्चों? ऑर्बिटल में होती है बच्चों। अब देखिए बच्चों, आप ध्यान देंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाला है बच्चों। यहां देखिए बच्चों, एक कक्षक, एक कक्षक 2 इलेक्ट्रॉन रखता है बच्चों। कितना? 2 इलेक्ट्रॉन रखता है बच्चों एक कक्षक। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और अब हम बोलेंगे S कक्षक, P कक्षक, इनको कक्षक भी कह देंगे, उपकोष भी है तो कक्षक भी है बच्चों। अब बच्चों ये बताओ बच्चों, S में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसी एक
कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बच्चों? देखिए बच्चों, ये देखिए S देखो ना, S कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इस प्रकार से विपरीत चक्रण इनका होगा बच्चों। ठीक है, ये S में इलेक्ट्रॉन होगी। P कक्षक 6, ये देखिए बच्चों कितने हैं? 6। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। SP में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 6। एक कक्षक में कितने हैं बच्चों? 2। तो 2 3 जा 6, तो 3 कक्षक नहीं होंगे बच्चों इसमें? देखिए 3, ये देखिए कक्षक होंगे। ठीक है, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। ठीक है बच्चों, कितना हो गया? ये देखो ये 3 हो गया ना, PX PY PZ। ठीक है बच्चों, PX PY PZ आप इसको कहेंगे। S2P6 D10। ठीक है बच्चों, मैं केवल D तक बनाओ, F का आप बना देंगे। ठीक है बच्चों, F का आप सिमिलरली वैसे बना देंगे बच्चों। D में ये जो D10 है ना बच्चों, कितने कक्षक हो जाएंगे? एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉनों के लिए कितने कक्षक जाए बच्चों? 1 2 3 4 और 5। तो आप बना देंगे बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रहेंगे। इस प्रकार से आप भर लेंगे बच्चों इसको। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब आपको आ गया बच्चों। ठीक है, पहले आपने कक्षा पढ़ी, कोष पढ़ा, फिर उपकोष पढ़ा, और उसके बाद जो है आप कक्षक आपने पढ़ लिए, ऑर्बिटल्स पढ़ लिए बच्चों। और ये ऑर्बिटल्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, यहां पर अब ऑर्बिटल ही ओवरलैप करेंगे बच्चों, ऑर्बिटल ही ओवरलैप करेंगे। अब इनका भी आकार होता है बच्चों, इनका भी क्या होता है? आकार होता है। S कक्षक गोल होती है, S कक्षक क्या होती है? गोल होती है। आकार, अब इनका क्या है? आकार कैसा है? ये तो बच्चों केमिस्ट्री का बहुत बड़ा विषय है बच्चों, लेकिन यहाँ पर समरी के तौर पर आपको बता दे रहे हैं बच्चों। S कक्षक जो होता है बच्चों गोल होता है। ये देखिए बच्चों गोल, ये डंबल होता है इस प्रकार से, डंबल शेप होगा बच्चों इसका। ये देखिए ये डंबल शेप हो गया, ये द्विडंबल हो जाएगा। द्विडंबल हो जाएगा। ठीक है, और वो जो ये S हो गया, ये P हो गया, ये D हो गया, F जो है वो कॉम्प्लेक्स है। F जो है क्या बच्चों? कॉम्प्लेक्स है बच्चों। तो बच्चों हमने आपको जो है केमिस्ट्री का समन्वय जो है फिजिक्स से कराया है, और ऐसा नहीं है कि भौतिक विज्ञान में नहीं है। भौतिक विज्ञान में केमिस्ट्री का जो पोर्शन है मैं उसको पढ़ा रहा हूँ। नाभिक की संरचना है, उसके बाद जो है बच्चों आपने समस्थानिक संभारी पढ़नी है, नाभिक का आकार कैसे बना है, उसके बाद आपने रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ना है, उसके बाद जो है बच्चों आपने नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन पढ़ना है। तो ये आज इसके बाद जो है आपको जो भौतिक विज्ञान में जो रसायन विज्ञान का समावेश है आपने उसको पढ़ना है बच्चों। तो बच्चों मुझे लगता है कि बच्चों जो है हमारी जो है सीक्वेंस से वीडियो देख रहे हैं बच्चों, और आपको आनंद आ रहा होगा बच्चों। और बच्चों यदि जो है आपको कहीं पर लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको जो कमेंट सेक्शन है उसमें जाएंगे बच्चों। और एक रिक्वेस्ट है बच्चों, मेरे पास एडिटिंग का कोई साधन नहीं है, तो बहुत बार क्या होता है बच्चों कि लिखने में गड़बड़ी हो जाती है। आप जो है इनको इग्नोर कर देंगे, ये मान के कि बच्चों जो है ये गलती हो गई है बच्चों। ठीक है बच्चों, एक जगह पर जो है बच्चों मैंने गलती की है, बहुत जगहों पर गलती हो रही है बच्चों बोलने में। Q बराबर NE जो मैं कहा है मैंने, तो वहां पर Ne को मैंने इलेक्ट्रॉनों की संख्या कह दी है बच्चों गलती से, जबकि E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, N वहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है बच्चों। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।